हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बचे हुए दो एलिमेंट्स, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेंटी को डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप इस थ्योरी का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसमें मैंने ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक एंड बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप नोट्स बनाते रहिए, ताकि आज जो भी हम डिस्कस करें वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि सभी थिंकर्स ने अल्टीमेटली यही कहा कि स्टेट ऑफ नेचर इनकन्वीनियंट है, एंड दस मैन सिविल सोसाइटी में एंटर कर गया एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सी हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स हैं। हॉब्स ने कहा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों स्टैब्लिश हुए हैं। सॉवरन अथॉरिटी जो कि पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके एस्टैब्लिश होने से सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों ओरिजिनेट हुए हैं। इंडिविजुअल्स ने अपने सारे नेचुरल राइट्स सरेंडर कर दिए सिवाय राइट टू लाइफ के। ये राइट सरेंडर नहीं हुआ, एंड अगर ये भी सरेंडर हो जाता तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट यूजलेस हो जाता, बेसलेस हो जाता। जो सॉवरेन था या रूलर था, वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड नहीं था। Sovereign was not a party to a contract. He was powerful and arbitrary authority. ये सॉवरेन के ऊपर था, चाहे तो वो फॉलो करे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की, चाहे तो वो ना फॉलो करे। कॉन्ट्रैक्ट वॉज बेस्ड ऑन मेजोरिटी एंड नॉट ऑन यूनानिमिटी। मतलब सभी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बने ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग नहीं भी बनेंगे, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मेजोरिटी। इंडिविजुअल्स जब चाहे तब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते थे, अदरवाइज इंडिविजुअल्स वापस से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाते एंड उनकी लाइफ फिर से खतरे में पड़ जाती। वाई? ड्यू टू द डेंजरस कंडीशंस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। The sovereign of Hobbes is supreme authority and has unlimited power to control men because Hobbes का मानना था ह्यूमन सोशल नहीं थे। उनकी अनसोशल फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन की जरूरत थी। दस सभी ने अपने राइट्स एक कॉमन पावर को सरेंडर कर दिए, जो कि सॉवरेन था, एंड वो उनकी रक्षा करेगा। लॉक का कहना है इंडिविजुअल्स ने अपने सारे राइट्स एक कॉमन पावर को सरेंडर नहीं किए। लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल्स ने अपने सारे राइट्स सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिए, एंड ना कि एक सोल सॉवरेन को। इंडिविजुअल्स ने अपने सारे राइट्स सरेंडर नहीं किए। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये राइट्स अभी भी इंडिविजुअल्स के पास थे। लॉक पोस्टुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना और सोसाइटी बनी, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई। लॉक ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बताया। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट डिसइंटीग्रेट हो भी गई तब भी स्टेट एग्जिस्ट करेगा, और ऑर्डर रीस्टोर करने के लिए बस गवर्नमेंट को वापस से एग्जिस्ट करना होगा या वापस से लाना होगा। इंडिविजुअल्स ने यूनानिमसली पार्टिसिपेट किया कॉन्ट्रैक्ट में। लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन यूनानिमिटी एंड नॉट ऑन मेजॉरिटी। Locke's contract was in accordance of natural law. Government was a party to a contract postulated by Locke. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस इक्वली गवर्नमेंट पर भी लागू होती थी जैसे सब्जेक्ट्स पर लागू होती थी। दस सोसाइटी के पास पावर थी ये चेक करने की कि गवर्नमेंट सही से फंक्शन कर रही है या नहीं। लॉक पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड monarchy and supported the constitutional form of government instead of harsh and brutal monarchy. फ्रेंड्स, अब हम रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हर इंडिविजुअल ने एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से अपने राइट्स एक सुप्रीम पावर को सरेंडर कर दिए, जिसे रूसो ने जनरल विल कहा। दस हम कह सकते हैं रूसो का सॉवरेन जनरल विल है।
दस इस सरेंडर से सभी इंडिविजुअल्स एक कलेक्टिव यूनिट बने या एक सिविल सोसाइटी बनी जिसे स्टेट या पॉलिटिकल कम्युनिटी का नाम मिला। हम देख सकते हैं कि रूसो के कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स एंड लॉक दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर्स मर्ज हैं। जब रूसो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स ने अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दिए तो वो हॉब्स की तरह बात करते हैं। बट जब वो ये कहते हैं कि लोगों ने अपने सारे राइट्स जनरल विल को सरेंडर कर दिए विच इज अ विल ऑफ कम्युनिटी, देन वो लॉक के कॉन्सेप्ट के क्लोज आते हैं। जनरल विल आखिर है क्या, ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम सॉवरेंटी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी रूसो के कॉन्ट्रैक्ट के अब क्या फीचर्स हैं। इंडिविजुअल्स के सारे राइट्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो गए सॉवरेन को। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई उसका कैरेक्टर ना सिर्फ सोशल था बल्कि पॉलिटिकल भी था। लोगों ने अपने सारे राइट्स सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिए और इस सोसाइटी की रियल विल या एक्चुअल विल को रूसो ने जनरल विल कहा है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक कलेक्टिव यूनिट बनी जिसे कम्युनिटी कहा गया। हर इंडिविजुअल इस कम्युनिटी में फ्रीडम एंजॉय करता है और वो इस कम्युनिटी का इंडिविजिबल पार्ट है जो इससे अलग नहीं हो सकता। गाइस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का लास्ट एलिमेंट है सॉवरेंटी। हमने देखा हॉब्स, लॉक एंड रूसो के कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों ने अपने राइट सॉवरेन को सरेंडर कर दिए। अब हम ये देखेंगे कि तीनों एक्सपोनेंट्स ने जिस सॉवरेन की बात कही है उस सॉवरेन के फीचर्स क्या क्या है। हॉब्स ने कहा अगर सॉवरेन चला गया तो पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ भी चली जाएगी, सोशल लाइफ पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। दस हम कह सकते हैं हॉब्स का सॉवरेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेट्स सी हॉब्स के सॉवरेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो डेफिनेट ह्यूमन अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, दस वो इनएलिएनेबल है। उसकी अथॉरिटी डिविजिबल नहीं है, इट इज इनडिविजिबल। इनएलिएनेबल और इनडिविजिबल से यह समझ आता है कि दो सॉवरेन नहीं हो सकते। अगर उसकी पार डिवाइड हो गई तो वो सॉवरेन नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू हॉब्स। उसकी अथॉरिटी अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट है, मींस वो पूरी तरीके से जो चाहे वो कर सकता है। सॉवरेन ही सिर्फ एक लौता सोर्स है लॉ का। हॉब्स के सॉवरेन के पास सुप्रीम पावर्स हैं। हॉब्स का सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, दस उस पर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं होते। वो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया है, मींस ही इज अ प्रोडक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ पार्टी टू इट, दस ही इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दो हॉब्स का सॉवरेन बहुत पावरफुल है बट उस पर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं हॉब्स ने। लेट्स सी वो क्या है। सॉवरेन किसी भी इंडिविजुअल को मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता है, एंड अगर ऐसा होता है तो इंडिविजुअल सॉवरेन के अगेंस्ट जा सकता है। मारने के ऑर्डर से यहां मतलब है कि अनरीजनेबल चीजों के लिए वो ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। सॉवरेन किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता है अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए। सॉवरेन किसी इंडिविजुअल को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि वो इंडिविजुअल अपने आइडियाज ना एक्सप्रेस करे, अपने दिल की बात ना कहे, बट सॉवरेन किसी को सोचने से नहीं रोक सकता। मतलब फ्रीडम टू थिंक इज बियॉन्ड एनी कंट्रोल एंड दस सॉवरेन भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लास्ट, अगर सॉवरेन इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सका या उसने किसी और स्टेट की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, देन कॉन्ट्रैक्ट वहीं डिसॉल्व हो जाएगा एंड लोग वापस से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। सुजरेनिटी की स्पेलिंग है SUZERAINTY।
सुजरेनिटी का अगर सिंपल सा मीनिंग देखें तो वो ये है कि इंटरनली आपकी गवर्नमेंट तो रहेगी, बट एक्सटर्नली यानी इंटरनेशनल डिसीजंस आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके ऊपर एक पावरफुल स्टेट का कब्जा रहेगा. इंटरनली यू विल मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ योर कंट्री. You have internal government, but externally you don't have any control. Suzerainty का डिक्शनरी मीनिंग है अ डोमिनेंट नेशन और स्टेट हैज कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ अ सबसर्विएंट स्टेट विच हैज इंटरनल ऑटोनॉमी. मतलब उसे इंटरनल डिसीजंस लेने का हक है, बट एक्सटर्नल या इंटरनेशनल डिसीजंस वो नहीं ले सकता. सो सॉवरेन के ना होने से सारे इंडिविजुअल्स स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, जहां की कंडीशंस बहुत ही ब्रूटल थी एंड बहुत ही डेंजरस थी सिविल लाइफ के लिए. जो लिमिटेशंस हमने डिस्कस की हैं उन्हें छोड़कर इंडिविजुअल सॉवरेन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है. सो सॉवरेन के जैसे भी ऑर्डर्स हो इंडिविजुअल्स को मानने होंगे. सो हॉब्स का मानना है दिस स्टेट ऑफ स्लेवरी इज बेटर than that state of nature. Locke's view is not very clear regarding sovereignty and he is quite confused. इंडिविजुअल्स ने अपने सारे राइट्स एक सॉवरेन को सरेंडर कर दिए और वो सॉवरेन लोगों की कम्युनिटी थी. सो इस हिसाब से लॉक किसको सॉवरेन मान रहे हैं? कम्युनिटी ऑफ पीपल को. सो इस हिसाब से लॉक का सॉवरेन कम्युनिटी है. सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट इमर्ज हुई जिसका काम डिसीजंस एनफोर्स करना था. बट प्लीज रिमेंबर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं एंड वो सॉवरेन नहीं है. आपने देखा होगा कि लॉक का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सॉवरेन इज वेरी एम्बिगुअस एंड दस उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इनकन्विंसिंग है एंड उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अनकन्विंसिंग है. अब लॉक कहते हैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट से पहले लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश हुआ और ये लेजिस्लेचर सुप्रीम है क्योंकि इसी लेजिस्लेचर से कम्युनिटी खुद को एक्सप्रेस करेगी. बट फिर वही कंफ्यूजन, लॉक ने सुप्रीम तो कह दिया लेजिस्लेचर को बट इससे सॉवरेन पावर्स नहीं दी. लॉक ने अपने लेजिस्लेचर पर कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं. लेट्स सी वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं. लेजिस्लेचर नेचुरल लॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकता. लेजिस्लेचर अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता और किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी बिना उसके कंसेंट के लेजिस्लेचर नहीं ले सकता. सो जिस तरह से लॉक किसी को कंप्लीट कंट्रोल नहीं दे रहे हैं या किसी को कंप्लीट सॉवरेन नहीं बना रहे हैं, उस तरह से उन्होंने लिमिटेड सॉवरेंटी की एक थ्योरी प्रोपाउंड की है. लॉक प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लिमिटेड सॉवरेंटी. रूसो का सॉवरेन हॉब्स और लॉक दोनों के सॉवरेन के फीचर्स पोजेस करता है. जब रूसो सॉवरेन को ऑल पावरफुल बना देते हैं तब वो हॉब्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. बट जब रूसो ये कहते हैं कि सॉवरेन कम्युनिटी है एंड सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तब वो लॉक के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सो इंडिविजुअल्स ने पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया एक बॉडी को जिसका वो पार्ट बने. सो रूसो सॉवरेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, मीन्स जिसे देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है. एंड ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जनरल विल है. जनरल विल को सॉलिड फॉर्म में सोसाइटी कहा गया है. जनरल विल इज अ विल ऑफ कम्युनिटी, मीन्स ये प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, इंस्टेड कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है या सभी के वेलफेयर के लिए बात करती है. एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इक्वालिटी. दस जनरल विल इज इम्पार्शियल. इट इज रिगार्डेड एज फाउंटेन ऑफ लॉ. रूसो स्ट्रांगली बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में, एज वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड. जनरल विल को अगर एनालाइज किया जाए तो दो तरह की विल की बात सामने आती है. ऑर्डिनरी विल विच इज सेल्फिश एंड अनसोशल, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करती है.
एंड कलेक्टिव विल विच इज रियल विल, एंड ये सबके वेलफेयर की बात करती है. सो गाइज लेट्स सी रूसो के एब्स्ट्रैक्ट सॉवरेन के क्या क्या फीचर्स हैं. जनरल विल पूरी सोसाइटी की विल रिप्रेजेंट करती है, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है. वही बात, जनरल विल इज इम्पार्शियल एंड ये किसी एक के फेवर में नहीं है. जनरल विल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. इनडिविजिबल है, सो एक ही जनरल विल है एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. ये लोगों के वेलफेयर के लिए है. इनफैलेबल मीन्स विदाउट फॉल्ट, सो जनरल विल सभी के लिए अच्छा सोचती है, सबके वेलफेयर के लिए सोचती है, दस ये गलत नहीं हो सकती. इट इज ऑलवेज राइट. अगर स्टेट के संदर्भ में बात करें या स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो जनरल विल इज लॉ, क्योंकि यही सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट में. जनरल विल का नेचर परमानेंट है. लास्ट, everyone should respect general will because it is providing security and welfare to the society. Finally, most awaited part of this video and my favorite part, criticisms. So हमारे critics हैं डेविड ह्यूम एंड सर हेनरी मेन. और भी बहुत critics हैं, we have taken these two names. So according to Hume, social contract theory is false and hypothetical. Strongly agree. According to another critique, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच क्या रिलेशन है इसकी भी बात नहीं की गई है इस थ्योरी में. सो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हिस्टोरिकल, लीगल एंड फिलोसफिकल. फ्रेंड्स, एक बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन है दैट जब लोग अनसिविलाइज्ड थे एंड इतने इनसिक्योर थे तो उनमें इतना दिमाग कैसे आया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. हिस्ट्री में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं दिया हुआ है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिविल सोसाइटी में एंटर किया. ना ही कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें देती है. Thus everything is false and hypothetical. ये पूरी तरह से फिक्शनल थ्योरी है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स रूलर्स और सब्जेक्ट्स में पहले हुआ करते थे वो लोग ऑलरेडी सिविल सोसाइटी का पार्ट थे, जिसका एविडेंस हिस्ट्री में मौजूद है. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट्स रूलर और सब्जेक्ट्स की ड्यूटीज की बात करते थे, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उससे स्टेट बन गया या वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स थे एंड लोग उस वक्त ऑलरेडी सिविल सोसाइटी में रह रहे थे. स्टेट अचानक से नहीं बन गया यार एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. ओके, स्टेट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस हुई और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे. इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और सम हाइपोथेटिकल फैक्टर. स्टेट के इवॉल्व होने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे. दस ये थ्योरी फॉल्टी है एंड एक absurd कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कुछ ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है: अगर इंडिविजुअल्स के पास ये हक है कि वो जब चाहे स्टेट छोड़ सकता है, मेजॉरिटी पर बेस्ड है, मींस मेंबरशिप मेजॉरिटी पर बेस्ड है, देन स्टेट फिर बचेगा ही कहाँ, वो तो वैनिश हो जाएगा. एंड सो दिस थ्योरी इज मिसलीडिंग. इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच का रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिटरमिन नहीं किया जा सकता. एरिस्टोटल ने कहा है, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एंड पॉलिटिकल क्रीचर एंड स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. तो फिर ये कहना कि मैन ने स्टेट को बनाया है ये गलत होगा, बिकॉज स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल एंटिटी, इट्स अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. ये थ्योरी अनरीजनेबल है क्योंकि ये थ्योरी कहती है प्रिमिटिव मैन के बीच में इक्वालिटी प्रिवेल करती थी, जबकि रीजन ये कहता है उस वक्त इनइक्वालिटी ज्यादा रही होगी. वाई? बिकॉज उस वक्त ह्यूमन की कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई थी, उनकी इनसिक्योरिटी ज्यादा थी, दस उस वक्त इनइक्वालिटी ज्यादा रही होगी ना कि इक्वालिटी.
सो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेस्ट्रेंट। रूसो एंड लॉक ने राइट्स तो दे दिए बट रीजनेबल रेस्ट्रेंट्स नहीं लगाए। सो सिविल सोसाइटी में राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ड्यूटीज नहीं है, रेस्ट्रेंट्स नहीं है, तो राइट्स देने का कोई मतलब नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू लीगल व्यू पॉइंट, सो अगर मान लिया जाए कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो सिविल सोसाइटी में एंटर कर गए, बट ऐसा करने की परमिशन किससे ली? फिर तो सॉवरेन खुद भी इनवैलिड साबित हुआ एंड दस बिना किसी लीगल सैंक्शन एंड वैलिडिटी के ये थ्योरी भी इनवैलिड साबित हुई। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना हो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी है। सो इसे परमानेंट नेचर का बताया गया। दस फ्यूचर जनरेशंस की फ्रीडम इससे हैम्पर होती है। सो दिस थ्योरी हैम्पर्स डेवलपमेंट एंड पुट्स डेडली वेट ऑन फ्यूचर जनरेशंस। इस थ्योरी के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये थ्योरी मानती है कि लोगों का कंसेंट कितना जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एंड दस ये एस्पेक्ट इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ मॉडर्न डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए। लिमिटेड मोनार्की, concept of sovereignty, etc. are most valuable aspects of this theory. These are most effective contributions, but it was unsuccessful in explaining the origin of state, जिसके लिए हम एक्चुअली में ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। गाइज, अगर आपके पास इसके सिवा कोई क्रिटिसिजम्स हैं देन प्लीज गो ऑन एंड राइट देम, बट वो रीजनेबल क्रिटिसिजम्स होने चाहिए। So guys, thank you so much for watching this video and also thank you for giving such good responses on my previous videos. अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल थ्योरी, जिसे इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। गाइज, अगर आपका कोई डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टा ID life as thought, whose link is given in the description box. So guys, हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ। Till then, bye bye and good luck.